कुतुब बीनी के शौकीन हैं, घर पर अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है। कोई आम फर्द हो या लीडर सियासतदान, उसके लिए मुतालिया कितना ज़रूरी है? जितना सांस लेना जैसे। वो कैसे जी? पढ़ते कोई है नहीं तो वो क्या वो सांस ही नहीं लेते? वो जो सांस है वो बीमार सांस है जो नहीं पढ़ते। ले तो रहे हैं। देखिए ना, एक हादसा पेश आ रहा है। वो हादसा ये आ रहा है कि एक सुपरफिशियल, एक बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक और एक क्रिएटेड एक नए दौर में हम, जो कि डिजिटल दौर है, और एक पूरी नॉलेज की बेस कुछ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आती कुछ बुनियादों पर बन गई। आप फैसला कोई भी कर लें, लेकिन अगर आपके फ़ैसले और अवामी रुझान और अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी जो पब्लिक ओपिनियन है वो बेस्ड अपॉन सम सुपरफिशियल न्यूज़ एंड दोज आर नॉट करेक्ट एंड नॉट राइट, इस एतबार से आपका सवाल बहुत बड़ा सादा असलूब में पूछा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि चाहे आम आदमी है, चाहे सियासतदान है, चाहे कोई भी है, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। आप क्या पढ़ते हैं और कौन कौन से शोबे आपको पसंद है किताबों के? बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफ़ी एंड हिस्ट्री। मुझे जो चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है वो मॉडर्न फ़िलासफ़ी है। मैं फ्रांसिस फुकुयामा का एक बड़ा डिसाइपल बनता जा रहा हूँ। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज थ्योरीज जो पहले बड़ी एंड ऑफ हिस्ट्री, और मैं उनकी आइडेंटिटी की तफसील से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं पिछले कुछ अरसे से अपने आप के साथ इस बहस में हूँ कि क्या वाकई डिग्निटी ऑफ अ मैन इतनी इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से मैं इसको पहले कभी देख ही नहीं रहा था। नो, इफ़ द डिग्निटी इज़ इरोडेड एंड दैट डिग्निटी इज़ इरोडेड, जिसमें स्टेट का अपरेटस किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इरोड करता है, तो वो जो आज रियासत का वजूद जो कि बहुत पैरामाउंट हो गया है, आज पूरी दुनिया का ऑर्डर स्टेट के साथ मुंसलिक हो गया है, नेशन स्टेट्स बन गई हैं, तो क्या मेरी डिग्निटी नेशन स्टेट से भी मुझे डाइवोर्स करके खड़ी कर देगी अगर उसकी इरोजन में स्टेट का हाथ है? क्या मेरी वो डिग्निटी, मेरा यानी अगर सादा अल्फाज में ये कहें कि जो रियासत है और फ़र्द की आज़ादी है, इनका जो आपस में मुआहदा है, लेकिन वो मुआहदा आप समझते हैं कमज़ोर हो रहा है। अगर और किस सूरत में कमज़ोर हो रहा है कि जब मेरी डिग्निटी को वायलेट किया जाए। आप क्या समझते हैं कि रियासत को कमज़ोर करके फ़र्द की आज़ादी को बढ़ाया जाए? फ़र्द की आज़ादी रियासत की कमज़ोरी का बाइस नहीं हो सकती। जितनी फ़र्द की आज़ादी होगी उतनी रियासत की मजबूती होगी। अपने अजीज़ो अकारब के हमरा ब्रंच किया। मुतकल्लफ ब्रंच में बटेरे, कीमा, मटन गोश्त, हलीम और गुड़ वाले चावल से तवाज़ो की गई। घर से रवाना हुए। अपनी ज़मीनों पर काश की गई आलू की फसल का जायज़ा लिया। ये आलू की फसल है? ये आलू की, ये शुगर फ्री है। अच्छा, ये खास आलू की, ये जो आलू की किस्म है जो शुगर फ्री है, इसे लेडी रिजोटा कहते हैं। अच्छा, और इसको हमने क्लस्टर किया हुआ है। वी हैव टेकन इनटू थाउजेंड्स ऑफ एकर्स नाउ। सिर्फ इस जगह पे हमारे पास इसकी 1200 एकड़ की कल्टीवेशन है। अच्छा, हम किसी एक ख़ास कंपनी को जो चिप्स इंटरनेशनल कंपनीज़ को जो चिप्स बनाते हैं उनके साथ फिर हम क्लस्टर करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो फिर ये एक तरह का बाय बैक ही होता है। तो ये आम आलू से महंगा है जी? ये इसके रेट्स डिफ़र करते हैं। जो हम यील्ड कर लेते हैं इन द अर्ली क्रॉप के तौर पे वो ₹35 पर केजी जाता है। इसी तरह 15 दिन के बाद फिर वो 25 पे हो जाता है, और 15 दिन गुजरते हैं तो 15 पे आ जाता है। अच्छा, तो उसका करते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड इनकम क्रॉप, अच्छी कैश क्रॉप है। अच्छा, तो आप मॉडर्न फार्मिंग कर? मॉडर्न फार्मिंग। आपका आबाई पेशा ज़राअत है, क्या अब भी
आपके सारे खर्च का इन्हिसार ज़राअत पर है या कोई और भी बिजनेस की है? ज़्यादा इसी पर है। जी जी, ज़्यादा इसी पर। कितनी ज़मीन है आपकी, कितनी आमदनी आ जाती है? देखिए मेरी अपनी ज़मीन तो काफ़ी कम होगी, बिक के कम होगी। जो मैंने अपने वालिद से इनहेरिट की थी उसमें से मैं एक बड़ा पोर्शन बेच भी चुका हूँ, जिसके साथ मैंने कुछ अर्बन प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ इन्वेस्ट करके अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन अब मैंने क्लस्टर किया हुआ है, मैं थोड़ी मॉडर्न फार्मिंग की तरफ चला गया हूँ और उसमें मैंने क्लस्टर करने के बाद कुछ ज़मीन क्लस्टर करने का मुराद यह है कि और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके, ठेके पे लेके, और उसके साथ मैंने कुछ उसकी ट्रेडिंग के मोड में जा चुका हूँ, जिसके साथ मेरी 3 क्रॉप्स हैं। अभी इस साल मैं जैसे आलू कोई तकरीबन 500 एकड़ के करीब मैंने इस साल काश्त किया है। एक सियासतदान के तो अखराजात भी बहुत होते हैं, ज़मींदारे से अखराजात पूरे हो जाते हैं, इसीलिए तो बिक रही है जी, और बहुत बेची है। जब भी कोई इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ पोर्शन कम होता है। के लिए अपनी ज़मीन बेचना बड़ा मुश्किल फैसला, बहुत मुश्किल है। क्या फील होता है? ऐसे लगता है जैसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट के बेच रहे हैं। लेकिन फिर अब थोड़ा उससे फ़र्क ये पड़ा कि पहले तो ज़्यादा इन्हिसार अपनी उस इनहेरिटेड लैंड पे था, जो उसको बेचते हुए ख़ास दुख होता था। फिर लेकिन जब कुछ ज़मीनें बाहर ख़रीदी और उनके साथ फिर कुछ उनको बेचा, फिर ख़रीदा, तो फिर थोड़ा सा एक रूटीन सा बन गया। आप बड़े नरम मिजाज के हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। किस बात पर आता है? चाहे 2 चीज़ों पे। पहला, जब ये ज़हन पे एक अक्स तारी हो जाए कि जो ड्यू था वो कर नहीं पा रहा, उस वक़्त एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेटिव मोड में चला जाता हूँ। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को कहीं इस पूरे सिस्टम से दूर कर लूँ, एंड आई जस्ट चाहे किसी होटल में जाके लेट जाऊँ और 24 घंटे गुजार लूँ, कूलिंग ऑफ टाइम ले लूँ। तो वो मेरी अपनी जो एक इनर गिल्ट है वो मुझे गुस्से की तरफ लाती है, और वो होती उस वक्त है जब मैं जो ड्यू मेरे पे वो मैं कर नहीं पा रहा होता। आपको सिंगिंग का भी शौक़ रहा, सिंगर भी बनना चाहते थे, ये कब हुआ और अब भी क्या कोई सिंगिंग वगैरह करते हैं? सिंगिंग का शौक़ सुनने की हद तक रखा, और बहुत रखा। और मैं आज भी आई एम ह्यूज फैन ऑफ किशोर कुमार। उनका कोई गाना चाहे वो किसी भी मोड को हो, मेरे लिए एक ट्रीट होती है। मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ, लता मंगेशकर को बहुत शौक़ से सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। और मेरे अभी रिसेंटली एडिड सिंगर्स में जो भी बड़ी पाकिस्तानी सिंगर्स बड़े अच्छे आ गए हैं, जिनमें अली ज़फ़र हैं, जिनमें सजाद अली के साथ मेरी अभी रिसेंटली उनके 1-2 गाने बहुत ही मुझे पसंद आए। निस्वानी हुस्न में आपको क्या अच्छा लगता है? सारी की सारी निस्वानियत ही पसंद है। फिर भी होता है ना जी, नज़र कहाँ जाके ठहरती है, आँखों पे, रुखसार पर, होंठ पर, किस पर नज़र ठहरती है? जैसे आँखें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, रुखसार भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कोई शक ही नहीं है। निस्वानी हुस्न में एक ही जुमले में सारी बात है कि दिल लुभाने का ढब भी जाने और बाहया भी हो। अच्छा, तो ये तो बड़ी 2 मुतज़ाद चीज़ों को आपने जोड़ दिया। तो बस इसी को ढूंढते हैं, गौर करते हैं, इसीलिए इस जगह पे ज़्यादा गौर है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कब था और कब सबसे ज़्यादा खुश हुए? सबसे डिप्रेसिव टाइम था वो मेरे वालिद साहब की वफ़ात के वक्त था। वे भी शायद हर किसी का ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था। और खुश मैं जब मैं पहली बार असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। I was just 26 years old and that meant a lot to me. खुडिया शहर के मैरिज हॉल पहुंचे। इलाके के तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज ये जो कुतुब मैं आपको देने लगा हूं, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को मैं ये दावत देना चाहता हूं और एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मैंने 1000 के करीब कुतुब सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब के हवाले की हैं
कि तमाम बच्चों को दें। और आपके उस्ताज़ा कराम, मेरे सामने खालिद साहब बैठे हैं, सादिक स्कूल का एक बड़ा किरदार है, मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपके पास सरकारी कॉलेजेस के बच्चे लोग बैठे हैं, आपके प्राइवेट स्कूल्स के लोग बैठे हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, टू बी अ प्राउड सिटीजन फर्स्ट एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इन 4 किताबों का मुताला आपने करना है और आपके साथ ये मेरा रिश्ता ये कायम रहेगा और मैं मजीद कुतुब भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तलबा में अपनी पसंदीदा 10,000 किताबें तकसीम की। मामूर रुकने कौमी असम्बली मलिक रशीद अहमद और कज़न MPA मलिक अहमद सईद के घर फतेहपुर आए। ये मसला दरपेश है, इसको अब हमें एज अ मैटर ऑफ अ पब्लिक पटिशन के तौर पे, आपके जैसे आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली इज़ अमंग्स्ट द फर्स्ट असम्बली जिसने पब्लिक पटिशन्स को डायरेक्टली एंटरटेन करना शुरू किया। तो ये मसला जो है जिसमें कंटेमिनेटेड वाटर, पानी, ये चमड़े की सनत से, जो चमड़े की सनत से ये जितनी टैनरीज हैं, इनका बिजनेस इज कॉस्टिंग पीपल देयर लाइव्स एंड लाइव्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स नंबर। अब देहात, एक देहात की आबादी 10-10 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है। उसके साथ ये हमारे जो मौज़ा जात हैं जिनमें पूरी यूनियन काउंसिल्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, फ़कीरिया वाला, दौले वाला, बहादुरपुरा ड्रेन के ऊपर इनका गांव जो है वो लाखों के पास से गुजरती है एंड दे गो टू द पांडो की पूरे लाहौर तक ऐसे जाती है। तो उसके गिरदो नवा में जितने देहात हैं ये कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 लाख की आबादी है जो उस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मेन प्रॉब्लम है, कैंसर की मेन प्रॉब्लम है एंड यंग पीपल आर डाइंग। 35 साल का बंदा यकदम सडन कोलैप्स, अंदर से आंतड़ियाँ गली पड़ी हैं, वो गंदा पानी है, वो पानी सतलुज में जा रहा है, आबी हयात बर्बाद। लेकिन यहाँ एक दफ़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा तो था। वो देखिए, मैं आई गिव द क्रेडिट टू प्रेसिडेंट जरदारी साहब फॉर दैट। वो उनके दौर में ये एक एनवायरनमेंट का एक बड़ा मंसूबा आया था वर्ल्ड बैंक का, लेकिन उसके बाद फिर कुछ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में अप एंड डाउन होती रही, वो फिर चीज़ें ऊपर नीचे चली गई और फिर जब मुशर्रफ साहब का टाइम आ गया तो बिल्कुल ही वो सारी जो फॉरेन एड आ रही थी वो रुक गई और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट बन भी नहीं पाया।